नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आपके अपने परिवार रोज़गारी पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके लिए आपकी तैयारी में और चार चांद लगाने के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आपके बीच में आ चुके हैं। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी और उसे अपनी कमियों को देखते हुए और चीज़ें आगे आप लोगों को और बढ़ानी है और उनके लिए ही ये लगातार प्रयास है कि हम आपके लिए कुछ दे पाएँ। जितना भी अपने से संभव हो पा रहा है वो समय आपके बीच में दे रहे हैं और आप सभी का वो प्यार हम सब के लिए एक मोटिवेशन बनता है जो आप लोग करते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। शुरुआत होगी पिछले क्लास में जो आप लोगों को होमवर्क का एक क्वेश्चन दिया था। सबसे पहले हम उस प्रश्न को कर पा रहे होंगे और इसके बाद में प्रैक्टिस सेट की शुरुआत होगी। तो चलिए भाई उस क्वेश्चन को देखते हैं आपका जो पिछली क्लास में आपको होमवर्क में दिया गया था। चलिए भाई, तो क्वेश्चन वो आ चुका है। पी और क्यू की औसत मासिक आय 8500 रुपये है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6450 रुपये है तथा पी और आर की औसत मासिक आय 7300 रुपये दिया गया है। तो आप लोगों को क्यू की मासिक आय कितनी है ये आपसे पूछा गया है। तो ये प्रश्न रहा था। तो आइए भाई करते हैं शुरुआत इसकी। इसमें आपको जो पूछा गया है वो यहाँ से पूछा गया है सर, यहाँ से क्योंकि आय की हम बात कर रहे होंगे आपका P प्लस क्यू की यदि मैं बात करूं तो इनका जो एवरेज दिया है सर आपका यहाँ से P प्लस क्यू का औसत मासिक है सर आपका 8500 रुपये। 8500 रुपये। क्यू प्लस आर जो दिया गया है वो दिया है 6450 रुपये। P प्लस आर जो दिया गया है वो दिया है आपको 7300 रुपये। ये औसतन दिए हुए हैं तो इनका आप कुल योग निकालेंगे। तो कुल योग के लिए क्या करेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई दो आर्टिकल्स हैं तो दो का आप मल्टीप्लाई कराइए इसके अंदर। तो सभी के अंदर दो का मल्टीप्लाई हम इधर कर रहे होंगे। अब ध्यान रखना ये काफ़ी लेंथी बनेगा, थोड़ा शॉर्ट यदि हम करें इसे तो इसके लिए क्या करना होगा। आप एक बात देखिए, इसमें हमें क्यू की मासिक आय चाहिए तो इसके लिए एक काम करिए आप लोग, क्यू केवल यदि हमें चाहिए तो सब कुछ आपका कट जाना चाहिए। तो कैसे क्या करेंगे भाई आपका यहाँ से यदि मैं बात करूँ दोनों को लेकर के P प्लस क्यू प्लस आर और क्यू यदि मुझे बचाना होगा तो P और R को यहाँ से माइनस करना होगा। तो माइनस के P हम बात करें सर आपका और माइनस के आपके R, तो क्या देखेंगे भाई P से तो P कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 2Q बन जाएगा और जब 2Q बन जाएगा तो उसी चीज़ को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है भाई आपका। तो वो देखिए अब आप लोग कि 2Q हम कैसे लेकर के आ रहे हैं। 2Q लाने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया और यहाँ से इसको माइनस किया है हमने, तभी हमारा आया है बेटा यहाँ से। तो आप लोगों को करना क्या होगा, तो यहाँ से हमारा निकल के क्या आएगा 2Q आएगा बेटा आपका जो है, ठीक है। 2Q आपका वो आ चुका है। अब आप लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास में 8500 64 आपका 50 है, इन दोनों को आप क्या करेंगे सर जोड़ेंगे और इसे माइनस कर रहे होंगे। तो हम सीधा सीधा कुछ माइनस करते हैं सर। 8500 में से 7300 यदि आप लोग माइनस करते हैं
8500 में से तो कितना बचेगा 1200 बचेगा भाई आपका। अब ये जो 1200 है 6450 में जोड़ दीजिए आप लोग, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर यहाँ से 7650। कितना आ जाएगा 7650 आपके पास में आ जाएगा। अब ये औसतन में आपका आया है, मल्टीप्लाई कितना करना है सर, 2 का मल्टीप्लाई आप लोगों को इसमें करना होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन बेहद आसान हो गई है। तो हमारे पास में क्यू का जो आ चुका है एवरेज सर, यहाँ से मासिक आय जो आ चुकी है वो आ चुकी है 7650 रुपये, 7650 रुपये। इस तरह से इस प्रश्न का ये सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न था पिछली क्लास का जो हमारे द्वारा आपको होमवर्क में दिया गया था। अब शुरुआत करेंगे आपकी क्लास के इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों की। तो चलिए भाई, तो आपका क्वेश्चन नंबर आज के सेट का प्रारंभ होता है नंबर 1। चलिए भाई करिए इस प्रश्न को जल्दी से। प्रॉफिट लॉस का ये प्रश्न है आपका, प्रॉफिट लॉस से ये प्रश्न दिया गया है। जल्दी से इस प्रश्न को हल कर पा रहे होंगे आप लोग। जी चलिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु का, आप लोगों को जवाब आया है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है, 40% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। मेरे भाई ध्यान से देना, आप लोग ध्यान दे देना इधर की तरफ कि ये जो छूट देता है वो किस पर दी जाती है सर, छूट दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य पर, ठीक है, और लाभ होता है हमें क्रय मूल्य पर। तो देखते हैं भाई, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है, तो एमपी हमारे पास में, एमपी पर छूट देगा तो 60 में बेचेगा भाई इसे, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। लाभ हमेशा जब कमाया जाएगा तो सीपी पर कमाया जाएगा, कितना हो जाएगा 120 आपका, 120 ये हो गया। तो मेरे भाई एक काम करेंगे आप लोग यहाँ से, सर हम एक आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा लागत मूल्य। लागत मूल्य होता है किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे लागत मूल्य कहा जाता है, क्रय मूल्य कहा जाता है। तो यहाँ से इनका रेशो बनाओ आप लोग, बड़ा आसान होगा सर। यहाँ से 60 दूनी 120, एक आपका सीपी और एमपी का जो रेशो बनेगा आपके पास में कितना बनेगा, 1:2 का। इससे क्या पता चला है आप लोगों को कि हमारे पास सीपी 1 है और हमारा एमपी 2 है। क्वेश्चन में दिया गया है 2 का वैल्यू बेटा 2400, 2 का वैल्यू कितना है 2400 है, 1 का वैल्यू जो बताएगा वो 1200 को बताएगा सर। यहाँ से मतलब 2 का आप भाग देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, चला गया। आपसे पूछा क्या गया है, लागत मूल्य पूछा है ना, तो लागत मूल्य 1 की वैल्यू पूछ रहा था, तो 1 का मल्टीप्लाई करा करके आप लोग जवाब कितना देंगे 1200 रुपये। तो इसी तरह से हमारा ये क्रय मूल्य आ चुका है, ये हमारा क्रय मूल्य आ चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में बना सकता है, बी उसे 8 दिन में, सी उसे 10 दिन में। दोनों की संख्या ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंटिंग बनाई जा सकती है यदि उसके साथ बी और सी दोनों एक साथ वैकल्पिक दिनों में आते हैं और ए अकेले पहले दिन पेंटिंग शुरू करता है। तो भाई आप लोग सभी जल्दी से महारथियों जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे कि क्या इस प्रश्न का आंसर आने वाला है।
जी देखिए, सबसे पहले जो समझना है आप लोगों को, कट करो, कट कर पहले से, अभी कट करो, बंद करो इसे, हो गया जी। तो देखिए, सबसे पहले बेटा इसमें प्रश्न में जो महत्वपूर्ण बात है वो है वैकल्पिक की। इसका मतलब है कि एक दिन छोड़ करके एक दिन आपसे कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है, चाहे वैकल्पिक की बात करें, एकांतर कह सकता है, बारी बारी कह सकता है। तो इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब है कि एक दिन छोड़ करके एक दिन व्यक्ति कार्य करने आता है। तो पहले ये देखते हैं कि जो ए कर रहा है, ए 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, सी उसी काम को 10 दिन में करता है। उन दोनों की संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आप लोगों को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क का मतलब है 12, 8 और 10 का आप लोग एलसीएम निकालेंगे बेटा। एलसीएम निकालेंगे तो 12, 8, 10 के साथ में बेटा यहाँ से देखिए बड़ा आसान होता है एलसीएम आप लोगों को निकालना। सर यहाँ से एलसीएम निकलता है बेटा 12, 8 और 10। इस तरीके से 2 से 6 बार, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5 आपका, ठीक है। 2 से 3 को 1 और 5, इस तरह से 3 का भाग देंगे आप लोग। इसके बाद में 5, 1, 1, 1, ठीक है। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। इस तरह से आप लोगों ने 120 निकालिए बेटा यहाँ से टोटल का। इस तरह से आपको एलसीएम निकालना होगा। आगे बात करें, 12 का भाग देना होगा बेटा। ये टोटल दिन है, भाग दे करके हमें क्षमता निकालेंगे। सर यहाँ से पहले क्षमता होगी 12 का भाग दीजिए, 12 से भाग जाएगा तो 12 दाम का 120 हो जाएगा। 8 का हम भाग दे रहे होंगे बेटा आपका यहाँ से, तो 8 से कितनी बार आपका 8 का 8, 15 8 120 और 10 से कितनी बार 12 बार। ये आ चुकी है आप लोगों की क्षमता बेटा। आगे देखते हैं, दोनों की संख्या ज्ञात करें। यदि ए पेंटिंग शुरू करता है, ए पेंटिंग शुरू करता है, उसके साथ बी और सी दोनों एक साथ में वैकल्पिक रूप में आते हैं। इसे समझना बहुत आसानी से देखिए, इसका मतलब क्या है मैं आपको मतलब पहले समझा देता हूं इसमें कि पहले दिन तो ए काम करने आएगा, ए शुरू कर रहा है, यहां सहायता कर रहे हैं बेटा, ए द्वारा पेंटिंग बनाई जाती है यदि उसके साथ बी और सी दोनों एक साथ वैकल्पिक रूप में काम करने आते हैं। वैकल्पिक रूप में इसका मतलब ये है कि सर यहां से जिनमें ए द्वारा पेंटिंग बनाई जाती है, यदि उसके साथ बी और सी दोनों एक साथ वैकल्पिक दिनों में आते हैं और ए अकेले पहले दिन पेंटिंग शुरू करता है। पहले दिन ए आपका पेंटिंग शुरू करेगा, जब दूसरा दिन आएगा तो दूसरा दिन ए तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन बी प्लस सी इसके साथ काम के लिए आएंगे। दूसरा दिन बीत गया आपका, फिर तीसरा दिन आएगा तो तीसरे दिन पर ए ही रहेगा केवल। चौथे दिन पर ए के साथ बी प्लस सी आ जाएंगे काम करने के लिए। ये होता है मतलब आपका। इस तरह से ये कार्य आपका किया जाता है वैकल्पिक तौर पर। तो एक बात याद रखना कि जितने भी व्यक्ति की बात करूं, 2 दिन की साइकिल बन रही है, 3 दिन की बने, 4 दिन की, व्यक्ति कितने हैं वो डिपेंड करेगा साइकिल का। तो देखो पहले दिन जब ए आया तो ए ने काम करेंगे बेटा आपका 10 काम करेगा आपका, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा दिन जब आता है तो दूसरे दिन पर कौन कौन आ जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों आ गए ना। तीनों काम कितना करेंगे, तीनों 25 और 12, 25 और 12 हो जाएगा आपका 37 काम। तो ये पहला दिन है। दूसरा दिन, 2 दिन में जो काम हो चुका है आपका, वो काम हो चुका है, सभी को जोड़ दीजिए आप लोग यहाँ से, 47 काम हो चुका है आपका। कितना, 47 काम। तो ये 2 दिन की साइकिल आप लोगों को बनानी है।
देखिए 2 दिन में इधर तो लिखना आप दिन, इधर लिखना अपना तुम काम, कि 2 दिन में कितना काम हो चुका है, 47 काम हो चुका है भाई। 47 का भाग देंगे सर इसमें, आपका भाग ऐसा जाना चाहिए कि 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कम रह जाए, क्योंकि 2 दिन में 47 हुआ है, फिर 2 दिन में 47 होगा, फिर अगले 2 दिन में 47 होगा, इस तरह से ये काम बढ़ेगा आपका। तो 47 का हम भाग देंगे सर यहाँ से। अब 40 का ही देख लो एक बार, 40 से 40 या 120 जाएगा नहीं आपका, तो 2 बार ही जाएगा आपका, 2 बार ही जाएगा, क्योंकि 3 बार 3 चौक 12 और 1 13 आपका हो जाएगा। 2 बार गया तो ये दिन की संख्या हो गई 4, काम हो गया 2 सत्ते 14, 4 दूनी 8 और 1 9। 4 दिन में 94 काम आपका हो चुका है, 4 दिन में 94 काम हो चुका है। बचा कितना है, बचा कितना है आपका, माइनस करेंगे आप लोग 6, 11 में से 9 गया तो 2। हमारे पास काम जो शेष बचा है वो 26 काम शेष बचा हुआ है। अब अगले दिन कौन करने आएगा, जब काम कंप्लीट होता है तो जिसने शुरू किया है वही करने के लिए आया करता है अगले दिन में। तो अगले दिन कौन करने आएगा, ए आएगा, ए अकेला आएगा और 10 काम करके जाएगा। तो एक दिन हमारा ये हो गया, 5 दिन और काम 10 हो चुका है, तो ये आपके पास में 104 काम हो गया भाई, 104 काम आपका हो चुका है। तो यहाँ हमारे पास में काम कितना बचा, 16 काम और बचा हुआ है। तो अगले जब दूसरा दिन आएगा तो तीनों रहेंगे, फिर यहाँ पर तीनों रहेंगे भाई आपके। तो तीनों रहने का मतलब है कि तीनों मिलकर के तो 47 काम कर रहे हैं। काम हमारे पास में कितना बचा है, 16 ही बचा है, तो भाई उतने ही दिन लगाएगा ये। तो 16/47 दिन की बात होगी और काम हमारा 16 पूरा हो जाएगा, 120। अब यहाँ से 5 पॉइंट में एक ही दे रखा है आपको, तो 5.4 ही मैं बात करूँगा आपके पास में यहाँ से, ठीक है। इसको जब हम भाग देंगे तो ये हमारे पास में 5 सही 16/47 है, ठीक है। तो इसमें भाग देंगे आप लोग तो 5 का एक ही ऑप्शन आप लोगों का आ रहा है, तो मैं इसमें जवाब दे दूंगा कि भाई ऑप्शन नंबर बी मेरा 5.4 दिन का ये काम बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये था वैकल्पिक का, बहुत ही शानदार प्रश्न आता है बेटा। वैकल्पिक चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो चाहे यूपी के एग्जाम हो, काफ़ी अच्छा पूछा जाता है सर यहाँ से ही। तो वैकल्पिक में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है और उसका व्यय 75,000 है। 95,000 रुपये कमाता है, 75,000 रुपये खर्चा कर देता है। यदि उसकी आय 18% और जो व्यय उसका 12% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस प्रश्न को आप लोग निकालिए, करिए। मारुति आपका जवाब आ चुका होगा भाई। चलिए देखते हैं भाई, इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से और सरलता से कराऊंगा आपको मैं। एक तो होता है हमारा बिल्कुल नॉर्मल मेथड आपका जो है, देखिए बहुत ही सरलता पूर्वक हम इस प्रश्न को करेंगे। चलिए इसको करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें सर ये एक अपने वे से हम निकाल रहे होंगे। देखिए ये क्या है सर, इस क्वेश्चन को हम निकालेंगे बेटा अपने एलिगेशन के मेथड से। बेटा क्या है बेटा एलिगेशन में, जब आप लोगों को 95,000 रुपये आपके पास में इनकम है, 75,000 रुपये आपका एक्सपेंडिचर है, तो मेरे भाई सेविंग कितना होगा आपका, माइनस कर पा रहे होंगे आप लोग, माइनस कर पा रहे होंगे।
बोले कि हम यहाँ से 20,000 रुपये सेविंग कर। तो सबसे पहले याद रखना एलिगेशन रूल में आपको पहले क्वांटिटी रखिए। क्वांटिटी कितना है, इधर मैं बात करूँगा आपके एक्सपेंडिचर की, इधर बात करूँगा मैं सेविंग की बेटा आपका, ठीक है। और ये टोटल जो होगा ये इनकम का क्षेत्र सर आपका, ये इनकम का है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, आप लोग यहाँ क्वांटिटी रख रही पहले आप लोग, क्वांटिटी मेरी कितनी है, मेरा 7500 है, 7500 है। इधर मेरा सेविंग 20,000 है, ये क्वांटिटी हो गई आपकी, टोटल हो गया इनकम। अब क्या कहा है प्रश्न में, आय 18% बढ़ाया है, तो बेटा आय हमारा मध्य में होगा। 18% आपने आय को बढ़ा दिया, आपने अपने खर्चे को 12% बढ़ाया है, तो 12% आप लोग अपना खर्चा बढ़ा दीजिए। आपसे पूछा है सेविंग का, तो इसे निकालेंगे बड़ी आसानी से बेटा, आप लोग बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को निकालेंगे। कैसे सर, यहाँ दोनों का अंतर होगा कितना, 6 का। अब ये वैल्यू हमें चाहिए, ये कैसे निकालेंगे, ध्यान करना। हमारे पास में जो ये ऊपर जो दिया गया है, ऊपर जो दिया गया है इसी का रेशियो सर हमारे नीचे आता है। तो देखिए आप 5 से काट दीजिए, 5 से काटा है आपने यहाँ से, 5 चौक 20 और 5 से काटा 15 पंजे 75। तो तुम्हारे पास जो रेशियो बना है वो बना है सर आपका 15:4 के साथ में, ठीक है। इसका मतलब है कि सर 4 की वैल्यू आपका 6 को बता रही है। तो एक वैल्यू जो बताएगा भाई आपका 6/4 को बताएगी। आपको निकालना कितने का है सर, हमें 15 का निकालना है। 15 का यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 2 बार, 2 से 14 और 2 पंजे 10, ठीक है। मल्टीप्लाई कराओ तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22। तो हमारे पास में जो आया है 22.5। एलिगेशन ये कहता है कि जो औसतन ओवरऑल है वो एक से तो आपका ज़्यादा होना चाहिए, दूसरे से कम होना चाहिए। तो जब कम होगा तो कम के लिए हम क्या करेंगे सर, कम कब होगा, जब इन दोनों को जोड़ देंगे हम। तो 22 और 18 40 हो गया आपका, 22 18 कितना हो गया, 40 बन गया। तो 40 आप जोड़ रहे होंगे तो हमारे पास में जवाब कितना आ जाएगा, 40.5%। 40.5% बचत में आपकी वृद्धि हो चुकी है सर यहाँ से। इस तरह से इस प्रश्न का जो जवाब हुआ वो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है। सिलेंडर का व्यास कितना है, सिलेंडर का व्यास कितना है, मतलब बेलन के व्यास की बात कर रहा है। जब भी 3D 2D का प्रश्न आए, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप लोग फॉर्मूला याद करिए। ज़्यादातर प्रश्न फॉर्मूला बेस ही प्रश्न बनेंगे सर आपके जो। तो इस प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग, क्या रहेगा भाई आपका सही जवाब। अच्छे से लगे रहिए आप लोग। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, अपने मैथ को यदि आप अच्छा करना चाहते हैं, या आप लोग कोई फ्रेशर स्टूडेंट है, अपनी पढ़ाई को बेस्ट करना चाहता है, तो बेस्ट करने का तरीका जो होगा वो रेगुलरिटी। चलिए आज डिस्कस करेंगे आपसे, अंत में 2 मिनट आपका। पहले आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अभी क्वेश्चन क्या है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु। मेरे भाई शंकु की बात हो रही है, शंकु पिघलाने की बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो एक बात याद रखिए, मैं बात करूं शंकु को लेकर के, ये शंकु और एक बेलन की बात होगी सर यहाँ। जब कभी किसी को पिघला करके कोई नया आकृति बनाई जाती है, हमेशा याद रखना वो अपने आयतन के बराबर होंगे, एक दूसरे के आयतन के बराबर होंगे।
तो शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है जी। और बेलन की मैं बात करूं, इन आरों को हम थोड़ा सा डिनोट करेंगे भाई। अब आप लोग यहां से रुकिए, देखिए अरे भाई क्या कर रहा है, देखिए ये आपका रेडी से 1/3, इसकी आर को मैं ये आर मान लेता हूं, पाई आर स्क्वायर एच बराबर इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाएगा। तो मेरे भाई शंकु की मैं बात करूं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। व्यास निकालना है तो व्यास के लिए आप लोग पहले त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, त्रिज्या निकालेंगे तो 1/3 आप लिखेंगे इसे यहाँ पर। आर कितना है इसका, सर आर है 9 सेंटीमीटर, तो 9 गुणा 9 आप रखेंगे। एच कितना है शंकु का जो एच है वो है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बराबर। आर आप लोग पहले निकालेंगे, पता नहीं है, एच इसमें दिया हुआ है आपका 45। ठीक है, इसे हल करिए अब आप लोग। तो हल करेंगे भाई, यहाँ से 3 से 3 बार जाएगा आपका, 9 पंजे 45 और 5 से ये 3 बार, तो 3 गुणा 3 बराबर आर स्क्वायर। आर का मैं बात करूं तो इस अंडर रूट होगा बेटा, तो 3 गुणा 3, वर्गमूल में से जब 2 होते हैं तो एक को बाहर निकाला जाता है, तो निकालिए। आर बराबर कितना हो गया 3, आर तो 3 आ गया। बात कर रहा है सिलेंडर का व्यास, मतलब बेलन का व्यास। व्यास होता है फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक का आपका। देखिए किसका, सिलेंडर का व्यास जो है, सिलेंडर का व्यास यही होगा आपका। ये पूछना चाह रहा है क्योंकि ये त्रिज्या तो आ चुकी है तुम्हारे पास में 3 सेंटीमीटर, तो दुगना होता है हमेशा व्यास किसी भी त्रिज्या का। तो क्या करेंगे भाई, डी से डिनोट करते हैं उसे। 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर, बराबर 6 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आपका सही जवाब आएगा। ठीक है, आ जाइए। तो ये प्रश्न ऑप्शन नंबर डी। आप लोग फॉर्मूला याद करिए और अच्छे से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, बढ़िया। बहुत ही शानदार सा प्रश्न, एक रेशो से है आपका 5x अनुपात 2y, अनुपात x अनुपात 2y बराबर 9:17। तो 9x/17y का मान आप लोगों को निकालना है। करिए भाई, करिए मारतियों, आपके प्रश्न का जवाब क्या आने वाला है, जल्दी से जवाब दे पा रहे होंगे। देखिए भाई, करते हैं इस प्रश्न को भाई हल। चलिए, 5x, देखिए 5x अनुपात 2y है आपका, ये बराबर x इसका मतलब सर ये है अनुपात x/2y बराबर 9/17 आपका जो है। ठीक है, तो इसे हल करना है आप लोगों को। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो करिए भाई इसे। इसका अपोजिट करेंगे आप लोग,
ध्यान देंगे क्योंकि ये अनुपात में है, इसका मतलब ये 5x बटे 2y, अनुपात का मतलब बटे में जाएगा आपका x बटे 2y। तो इसे आप लोग क्या करेंगे, आप इसे रिवर्स कर देंगे बेटा। रिवर्स करने पर क्या होगा, रिवर्स करने पर आपका 2y ऊपर पहुंच जाएगा और बटे x नीचे आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपका यहां से, नहीं देखिए एक बार इस प्रश्न को आप लोग अभी इसमें आपको जो निकालना है वो 9x/17y आप लोगों को इसमें मान निकालना, मतलब x और y की वैल्यू आप लोगों को इसमें निकालनी है पहले। 5x बटे 2y चलो अभी देखते हैं बेटा इसे, अभी देखते हैं, अगला प्रश्न करते हैं अभी यहां से। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति चलती है, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति चलती है तो समान दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगने वाला है, कितना अधिक समय लगने वाला है ये आप लोगों को बताना होगा बेटा। यहाँ से जल्दी से इस प्रश्न को हल करिए। आपका ट्रेन से आपका यहाँ से टाइम स्पेंड डिस्टेंस का एक प्रश्न है, जल्दी से हल करेंगे भाई इसे। जी देखिए भाई, एक कार 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 घंटे में, क्वेश्चन को पहले आप समझिए कहना क्या चाह रहा है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति चलता है, आधी गति चलता है, जो भी सामान्य गति रही होगी उससे आधी गति चले तो समान दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। भाई ये कह रहा है कि गति को यदि आप आधा कर दें, स्पीड को यदि आपने आधा किया, स्पीड यदि आधा करोगे तो भाई ये निश्चित है कि समय तो तुम्हें दुगना लगने वाला ही है, समय तो तुम्हें दुगना लगने वाला ही है। दुगने का मतलब ये है कि शुरुआत में 5 घंटे लग रहे हैं भाई आपके, तो अब कितने लगेंगे, 10 घंटे आपके लगेंगे भाई। आपका अब कितने लगेंगे, 10 घंटे यहाँ लगने वाले हैं भाई, है ना। जब आपने अपनी गति को आधा किया, गति को आधा किया तो समय आपका दुगना हो गया। बात क्लियर है। अब कह रहा है तो समान दूरी तय करने में कितना समय अधिक लगने वाला है। तो मेरे भाई जब आपने दूरी को स्पीड को आधा किया और समय को दोगुना किया तो समय कितना लगा, 10 घंटे। पहले कितना लग रहा था, 5 घंटे। जब आपकी गति को सामान्य गति थी आपकी तो कितना अधिक समय लगा आपका, तो 5 घंटे आपका अधिक समय लगा यहाँ पर, 5 घंटे। इस प्रश्न का ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल की कीमत के बीच का अंतर, आपसे बड़ा आसान सा प्रश्न पूछ लिया है। एक पेन और एक पेंसिल की कीमत के बीच का अंतर आप लोगों को निकालना है। करिए इस प्रश्न को जल्दी से आप लोग। क्या जवाब देंगे सर यहां से? जी चलिए प्रश्न को करते हैं बेटा।
एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी हैं, 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे हैं। एक पेन एक पेंसिल की कीमत बात कर, पहले हम एक पेन का मूल्य निकालेंगे। सर एक पेन का मूल्य कैसे निकालेंगे? हमने टोटल रुपए दिए हैं 180, 180 में हमने 40 पेंसिल खरीदी हैं, तो एक पेन कितने का खरीदेंगे हम? इसे कैंसिल करेंगे, 4 चौक 16 और आपका 4 पंजे 20, तो एक पेन का जो कीमत हुआ वो 4.5 रुपये हुआ। यहाँ एक पेन का जो कीमत रहा हमारा वो 4.5 रुपये रहा। इसके बाद में आगे बात करें, 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। पेन की मैं बात करूं, ये पेंसिल है, ये सर आपने जो निकाला है हमने, ये पेंसिल का मूल्य निकला है, ये आपकी पेंसिल का मूल्य है। एक पेन का मूल्य निकालना है हमें। पेन की बात करें तो 180 रुपये में हमने 2 दर्जन का मतलब है 24 पेन खरीदे। तो काटेंगे भाई आपका यहाँ से हम 6 चौक 24, 6 तिया 18, ठीक है, 0 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20। तो एक पेन का मूल्य आ चुका है 7.5 और एक पेंसिल का मूल्य आ चुका है 4.5। तो दोनों का आपसे अंतर पूछा गया है, अंतर आप लोग निकालेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा अंतर में आपका भाई? 3 रुपये। हमारा अंतर कितना आ जाएगा? 3 रुपये। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़िया आगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर एक निश्चित राशि के लिए 8% वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए 8% वर्ष की दर से वर्षों के लिए 228 रुपये है। ठीक है, ये आपका 1.5 वर्ष है बेटा, ये इसमें करेक्शन करेंगे, ये 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष के लिए 228 रुपये है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है, तो योग क्या है? तो आप लोगों से प्रश्न यहाँ पूछा गया है भाई, तो चलिए भाई जल्दी से हम प्रश्न को हल करेंगे। आपको अंतर दिया गया है 228, 8% रेट है, चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है। तो सबसे पहले मैं अंतर की बात करूंगा सर, यहाँ से मैं अंतर की बात करूंगा सबसे पहले यहाँ से कि 2 साल का SICI के साथ में 1.5 वर्ष ही है, तो कैसे हम निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज यदि हमारी अर्धवार्षिक रेट की बात करें तो रेट यदि 8% है, छमाही पर देना है, तो छमाही का मतलब है 6 महीने पर देना है, 6 महीने पर देंगे हम 6%। समय क्या हो जाएगा? एक से ये कितने हो गए? 12 और 6 18, 18 महीने में हर 6 महीने पर आप लोग यहाँ ब्याज देंगे, तो हमारे पास में 3 छमाही हमारे पास में रहेगी, 3 छमाही। अब यहाँ से निकालेंगे बेटा, तो आपका 6% नहीं, सॉरी भाई, 8% का आधा करेंगे, 4% होगा। आप लोगों को यहाँ से 3 छमाही की बात हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेट यदि हमारा रेट का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/25 हो जाएगा। जब भी ऊपर 1 हो तो 3 साल की मैं बात करूँगा बेटा। मैं यहाँ से 3 साल का SICI का अंतर जब निकालने जाऊँगा तो मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ कि 3P+1। आप लोग याद रखिए, P क्या है सर? प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल हमारा 3 साल का कितना हो जाएगा? 15,625। इसकी वैल्यू हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो P को रखिए आप लोग 3 गुना 25 है P भाई आपका, ठीक है, प्लस का 1, 25 × 75 और 1 76। यहाँ पर 76 रुपये जो दिया है वो रेशो के अनुसार है। क्वेश्चन में कितना अंतर दिया है? 228 रुपये, 228 रुपये भाई आपका। तो कितनी बार जाएगा आपका? 76 से ये 3 बार। 1 यूनिट 3 को बताएगी भाई आपका, जो है 1 यूनिट 3 को बताएगी आपका। तो मेरे भाई प्रिंसिपल दिया 15,625 आप लोगों का, साधारण ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर हो तो योग क्या है? राशि क्या ये पूछा होगा सर, इसमें आपका जो है यह राशि पूछा गया होगा आपका।
ये राशि क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो 3 का मैं यदि मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा राशि में आपका बेटा यहाँ से 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छिंग 18 आपका यहाँ से भाई। ठीक है, 5 के ऑप्शन में एक ही आ रहा है आपका, देखते हैं पूरा का पूरा भी यहाँ से 875 आ चुका है आपका। ठीक है, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 गन 3 और 1 4। ठीक है, तो 46 875 ये हमारा यहाँ से राशि आपका हो चुका है। यही प्रश्न में आपसे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ धनराशि उधार ली, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.50 रुपये का भुगतान किया करके अपना ऋण चुकाया, तो उसने उधार ली गई धनराशि मूलधन आपसे प्रश्न पूछ रहा है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग। क्या इस प्रश्न का जवाब आएगा, निकालिए भाई। जल्दी से निकालिए भाई। जल्दी से निकालिए बेटा, इस प्रश्न का जवाब कितना आने वाला है आपका। रुकना नहीं। डाटा देखना है एक बार, मिस्टेक ना उसमें। मिस्टेक था एक प्रश्न में। चलिए भाई, तो प्रश्न का जवाब क्या आ चुका है सर। यहाँ से जॉन ने एक बैंक में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ धनराशि उधार ली, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है यदि 4 वर्ष के अंत में, वर्ष कितना है आपका 4 है सर यहाँ से। ठीक है, वर्ष इसका 4 है। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, आपको 10% दिया गया है, 10% दिया गया है। तो 4 साल के लिए हम क्या करेंगे सर, यहाँ से 10 की पावर 4 करें। देखिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन होगा 1/10, रेशो से ही प्रश्न कर लेंगे। 10 से क्या होगा बेटा, पहले साल में 11 होगा आपका। ठीक है, फिर 10 से 11 होगा आपका, उसके बाद फिर 10 से 11 होगा, और फिर 10 से 11 आपका होगा। इसी तरह से हम 4 साल का यहाँ से ब्याज देख पा रहे होंगे। ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ यदि मैं बात करूँ प्रिंसिपल, आप लोगों को उधार दी गई राशि निकालनी है। उधार दी गई राशि 10,000 की वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा है, और आप लोगों को कितना दिया है भाई, यहाँ से आपका हो जाएगा, आपका यहाँ से 11 के साथ में मल्टीप्लाई करें तो ये आपका कितना आता है, ये तो 13 से 31 आता है भाई आपका। 1 11 और मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 3 और 1 आपका, 1 3 3 और 1 आपका, यहाँ से 1 3 और 1 4 आपका, 3 और 3 6, 3 और 1 4। तो हमारा आएगा 14,641, 14,641 ही है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है भाई, यहाँ से इसकी वैल्यू दे रखी है 21,961 पॉइंट आपका यहाँ से भाई। तो देखिए 21 की वैल्यू, सॉरी 4 साल का मिश्रधन जो है क्वेश्चन में जो दिया गया है, थोड़ा सा ऊपर करिए इसे,
यहाँ करते हैं बेटा आपका 21,961.50। ये वैल्यू की बात करें तो 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 कर लिया, मल्टीप्लाई 10,000 का वैल्यू आप लोग को निकालना है बेटा यहाँ से। ठीक है, 10,000 का वैल्यू हमें यहाँ से निकालना है, तो निकालिए भाई। देखिए 2 पॉइंट है आपका, नीचे जाएगा 100 बढ़ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आपका हो गया। 11 से काटिए इसे, 11 से काटेंगे भाई, 11 एकन 11 आपका, कितना बचेगा आपके पास में यहाँ 10 बचेगा, 9 11 88 11 निम 99, 11 निम 99 आपका 21,961.50 आप 11 से भाग दीजिए, 11 एकन 11 आपका 10 हो जाएगा 9, 11 निम 99 यहाँ से भाई 0 1 आपका। ठीक है, 6 उतारेंगे आप, 11 छिक्के 11 निम 99, फिर आपका 16 में हो गए तो आपका 9 7 16 आपका हो जाएगा। कितना उतारेंगे 1 आपका यहाँ से भाई, 11 छिक्के 66 यहाँ से, कितना बचेगा 5 आपका जो है। ठीक है, 5 आपका बचेगा यहाँ से, फिर आप कितना उतारेंगे 5 को, 11 पंजे 55, तो 19,9650 बार ये चला जाएगा भाई, 19,9650 19,9650 बार ये चला गया। अब फिर 11 से काट दीजिए भाई इसे, 11 से काटेंगे तो 11 एकन 11 आपका हो जाएगा, 11 एकन 11 11 अट्ठे 88 11 33 आपका हो जाएगा। नहीं कटेगी भाई ये वैल्यू आपका आगे नहीं कटेगी आपकी यहाँ से 11 से, 11 से नहीं कटेगी। एक मिनट देखिए 21 कितना है 21,961.50 बटे वैल्यू किसकी दे रखी है 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 मल्टीप्लाई 10,000 मल्टीप्लाई 10,000, गलती हो गया था वो आपका यहाँ से, तो ये आपका इधर इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल आपका। ठीक है, 11 से जब डिवाइड दिया आप लोगों ने इसमें तो 11 एकन 11 11 99 966 50 हो गए भाई। ठीक है, अब ये हमारे पास में कितना है 1331, ये 13 इसका क्यूब बन गया, यदि मैं 5 से 5 एकन 5 5 3 15 जाएगा 1331, 13 दूनी 26 13, ये कितना बचेगा आपके पास में 5 6 9 में से 3 तो 6 आपका, ऊपर से 5 उतार लेंगे आप लोग इसमें, और 5 बार 5 5 15 5 15 16 5 5, तो ये इस तरह से बेटा कितनी बार जाएगा आपका, ये जाएगा आपका यहाँ से 1 और 5, तो आपका 15,000 इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका यहाँ से भाई। एक काम करिए, एक हमने प्रश्न पर जो दिक्कत चल रही थी वो ये था सर, यहाँ से इसमें ये मिस्टेक ये गलती हुई जिसकी वजह से हमें क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था, ये यहाँ माइनस है। कभी ऐसा होता नहीं है कि अनुपात के साथ में जाए, तो हमें थोड़ा लगा कि कहीं ऐसा, तो इसको रिचेक करेंगे आप लोग। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आप लोग इस प्रश्न को। अब इस प्रश्न को हम हल कर पाएंगे बेटा। जो गलती थी वो मैंने आपको इसमें सुधार दी है बेटा, जो गलती हुई थी टाइपिंग में वो गलती यहाँ सुधार दी गई है। तो 5x माइनस के 2y अपॉन x माइनस के 2y इक्वल हो जाएगा 9/17। अब यहाँ से x की वैल्यू आसानी से आप लोग निकाल पाएंगे। तो करिए मल्टीप्लाई आपका 17 पंजे 85, इधर की तरफ 17 का मल्टीप्लाई 5x माइनस के 2y बराबर इधर 9 का मल्टीप्लाई करना बेटा आपको 9x के साथ में। ठीक है, 17 पंजे 85x माइनस के 17 दूनी 34y बराबर 9x माइनस के 9 दूनी 18। बेटा इधर लाएंगे हम अब इनको, तो माइनस करेंगे आप लोग इसमें से 15 में से 9 गए तो आपका
9 और 5 14 आपका यहाँ से 9 और 6 15 है, ये 76x उधर जाएगा आपका। देखिए मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आपका, इसमें मल्टीप्लाई किया है आपने तो 17 पंजे 85 और 17 दूनी 34, ठीक है। वाई हो गया आपका 9x और 9 दूनी 18y आपका भाई इसमें, ठीक है। तो ये 76 हो गया, इधर जाएगा, प्लस का बचेगा भाई 14 से के साथ में, 14 में 60 गए तो 6 आपका हो जाएगा और 2 में से 1 गए तो 1 आपका, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास में वैल्यू आएंगी बेटा, यहाँ से 2 से काट देंगे आप लोग इसमें, 2 3 6 2 8 16 और आपका 19, यहाँ से काट दो इसे, 2 से काटा 2 8 16, 2 8 16 76 आपका, 2 से काटेंगे 19 बार, 2 से काटेंगे 4 बार। तो यहाँ से x और y बराबर क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से 4/19, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग x की वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू जो निकलवा रहा है वो निकलवा रहा है आपका 9 गुणा 4/17 गुणा 19, ठीक है। 9 चौक 36 आपका यही जवाब होने वाला है बेटा। 17 निम्मा आपका यहाँ से 19 7 133 आपका इसमें 9 चौक 36 4 9 चौक 36 वाला ऑप्शन तो यही है आपका। 17 निम्मा 153 होगा ये तो आपका, 17 17 10 22, या वो ऑप्शन में भी मिस्टेक है शायद आपका, जो इसमें देखो भाई 9 चौक 36 और 17 निम्मा 153 15 आपका, 17 17 और 10 27 और 5 32, ये आएगा जवाब बेटा यहाँ से। ये इसमें करेक्ट करना होगा आपका, ये इसका जवाब रहेगा 36/323 आपका, ठीक है। एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या दिक्कत है कोई इसमें या नहीं। तो आपका यहाँ तक आपने किया 76 16 38 8 2 8 16 38 दूनी 76 2 चौके 8 19 दूनी 38 4/19, 19 का 17 गुणा 19 है, 17 गुणा 19 है आपका 9 चौक 36 आपका। 17 निम्मा 153 हो गई बेटा, 15 17 17 और 10 27 और 5 32, हाँ जी ऑप्शन यही आएगा इसका सही आंसर में, ठीक है। हाँ चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न नंबर, एक बस स्टेशन P से Q तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाती है, स्टेशन Q से स्टेशन P तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल क्या है। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल प्रश्न है, आप लोग जवाब दे पा रहे होंगे, जल्दी से जवाब देंगे। जल्दी से जवाब देंगे, मारते हो भाई, प्रश्न जवाब क्या दे रहे होंगे आप लोग। देखिए बात है औसत गति की बेटा, औसत गति की यदि मैं बात करूं तो प्रश्न जो दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। एक स्टेशन P है, एक स्टेशन Q है, एक बस जाती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है और वापस आती है वो P पर ही 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और औसत गति आपसे कह रहा है, निश्चित दूरी है, आराम से इस प्रश्न को निकालेंगे। औसत गति बार बार प्रश्न आपको कराया गया है, औसत गति से आपका यहाँ से भाई, तो ये आप इस तरह से निकाल पाएंगे 2x अपॉन x प्लस के y, ठीक है। तो 2x 2 गुना x की वैल्यू कितना हुआ आपके पास में सर 70 है, y की वैल्यू हमारे पास 90 है, बटे क्या करेंगे x प्लस वाई, 9 और 7 16 160, यहाँ से 2 से 80 बार जाएगा आपका, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 7 63, 9 7 अब इसी से काट लो, अभी 2 से काट सकते हैं आप इससे, 2 चौके 8, 2 से 35 दूनी 70 यहाँ से, ठीक है, 9 पंजे 45, 9 तीस 27 और 4 31, बट्टी कितना हुआ 4 से 4 सत्ते 28, तो देखो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा आपका, 4 सत्ते
यहाँ लगाएंगे 4 सत्ते 28 आपका, और 3 बचेगा आपका, 4 अट्ठे 32। तो ये आएगा सर यहाँ से 78.75। इस प्रश्न का जवाब कितना हुआ? 78.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये तो इस प्रश्न का जवाब आपका हो जाएगा, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। सोनल और अर्जुन मिलकर एक काम को 57 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अर्जुन और रोहन 38 दिनों में, और रोहन और सोनल 38 दिनों में। अर्जुन और रोहन मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करने वाले हैं? जल्दी से निकालेंगे, समय कार्य का ये प्रश्न है। तेजी से इस प्रश्न का हमारा जवाब दे रहे होंगे आप। जी आइए बात करें। सोनल और अर्जुन मिलकर के, सोनल इनको एस से डिनोट कर लीजिए, एस और ए दोनों मिलकर के काम को 57 दिन में ख़त्म करते हैं। अर्जुन प्लस रोहन मिलकर के ख़त्म करते हैं 38 दिन में। इसके बाद रोहन प्लस सोनल करते हैं मिलकर के 38 दिन में। आपसे प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन और रोहन मिलकर के। सबसे पहले आपको करना होगा, इनकी क्षमता निकालनी पड़ेगी तीनों को लेकर के आपका। तो क्या करेंगे भाई, टोटल वर्क आप लोग निकालेंगे यहाँ से। देखिए, टोटल वर्क निकालने के लिए थोड़ी सी यदि बड़ी संख्याएं आपके सामने आती हैं तो उनका हम कैसे एलसीएम लेते हैं, हम लेंगे बाई रेशियो मेथड। कैसे बेटा, हम इसमें कॉमन क्या देख रहे हैं, हम 19 गुणा 2 कर सकते हैं आपका भाई। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट आया है हमारे सामने वो 19 का आया है। तो इनका अंतर जो हमने लिया बेटा, देखो ये अंतर 19 का है, तो 19 से हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38 आपका, और ये कितना हो जाएगा 19 तिया 57 यहाँ से। बात सही है, 19 ती 57, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। अब कॉमन क्या आ चुका है मेरे पास में, मेरे पास में आ चुका है 19। इसका मैंने एलसीएम ले लिया भाई आपका। ठीक है, एलसीएम लिया तो तो हम यहाँ से 19 से हमने भाग दिया है। टोटल वर्क आप लोग निकालेंगे, टोटल वर्क निकलेगा 3, 2 और 2 का आपका। तो कितना आ जाएगा, 6 आपका आ जाएगा। क्षमता निकालेंगे 3 दूनी 6 आपका, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। ये क्षमता आ चुकी है, ये टोटल वर्क है। लेकिन जितने से भाग दिया है, जितने आपने कॉमन लिया उतना मल्टीप्लाई करा लो। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 19 की, ठीक है, 19 छिक्का 114, 114 टोटल वर्क आपके सामने आ चुका है। अब हमको अर्जुन और रोहन की बात करनी है बेटा। यहाँ से अर्जुन और रोहन की बात करनी है। तो चलिए भाई, इन सब को क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। और ऐड करने पर क्या है, 2a है बेटा यहाँ से, तो ये दो बार जुड़ रहे होंगे आपके। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे 2a s प्लस, तीनों की क्षमता निकालनी पड़ेगी, a प्लस r आपका यहाँ से भाई। और यहाँ क्षमता जोड़ देंगे आप लोग, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 2 से 4 बार। तो s प्लस a प्लस r बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। किसकी निकालनी है, अर्जुन और रोहन की। तो यहाँ ध्यान देना, जहाँ आपके पास में अर्जुन और रोहन की यदि मैं बात करूँ तो किसी एक के साथ में आ जाइए भाई। यहाँ से देखिए, अब s प्लस ए रखिए भाई। यहाँ से s प्लस ए कितना है सर, 2 है हमारा। s प्लस ए 2 है, तो यहाँ से r की बड़ी आसानी से निकल के जाएगी कि r बराबर 4। तो r बराबर कितना आ जाएगा, इधर जाएगा, माइनस करेंगे तो 2। r बराबर जब 2 आ चुकी है, अर्जुन की मुझे चाहिए, अर्जुन की और चाहिए बेटा यहाँ से, रोहन की आ चुकी है। तो यहाँ आप रखिए, r की कितनी है आपके पास में, 3 है, 3 है टोटल यहाँ पर r की, दोनों को मिलकर के 3 है, जिसमें r की हमने देखिए सर यहाँ से 2। तो हमारे पास a की कितनी आ जाएगी, 3 में से 2 गया तो आपका 1। तो a की जो आ जाएगी, a की आ जाएगी 1 आपकी, और बाकी बची हुई आपका नेक्स्ट की रहेगी 2 और 1 3। बाकी बची हुई किसकी रहेगी, 1 आपकी सोनल की हो जाएगी। अब जिससे निकलवा रहा है उसी से भाग दे दीजिए। अर्जुन और रोहन दोनों मिलकर के 2 और 1 3, 3 की क्षमता से काम करेंगे। काम कितना, 114 है। 3 से 3 तिया 9 आपका, और 3 अट्ठे 24 सर यहाँ से 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 2 और 1 3 आपका, 19 का 114 आपका हो जाएगा।
क्षमताएं कितनी आई थी, 2 3 और 2 5, 5 और 3 8, ठीक है। सभी का टोटल 4 आ गया आपका। अब यहाँ s प्लस ए आप लोग करेंगे इसे, ठीक है। s प्लस ए के बराबर कितनी है, 2 है, तो r की कितनी आ जाएगी, 2 आपकी। r की जब 2 आ चुकी है इसमें, तो एक रहेगी आपकी a की, एक रहेगी, दोनों मिलकर के आपका 3 3 9 हो जाएगा भाई। कितना बचेगा, 9 और 2 11, 2 बचेगा। 8 4 और 3 8 24 आपका। तो इसमें इस प्रश्न का जवाब आपको दिया हुआ ही नहीं है, तो यहाँ से हम देखेंगे भाई इसमें इस प्रश्न का जवाब जो आएगा एकदम करेक्ट वो 38 ही आएगा, 38 ही आएगा बेटा इसके साथ में, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। 7 5 और 3 के चौथे अनुपात से 7 और 13 के तीसरे अनुपात के बीच अनुपात बताना है। चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती और द्वितीय आपका जो मध्य अनुपाती, इनके फॉर्मूले आप लोग याद करेंगे तो ये प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग, तेजी से जवाब देंगे। इस प्रश्न का जवाब क्या आ रहा है, जल्दी से करिए, क्या जवाब दे रहे हैं भाई आप लोग। चलिए करते हैं इस प्रश्न को। बात करें सबसे पहले चतुर्थ अनुपाती की। देखिए किसी भी संख्या का यदि आपको चतुर्थ अनुपाती निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं सर BC/A होता है। किसी भी संख्या का यदि हमें तृतीय अनुपाती निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है तो वो आपका होता है सर यहाँ से B²/A। ये फॉर्मूले होते हैं दो आपके, तो आ जाइए भाई। तो हमारे पास में ये A है, ये B है और ये C है। तो BC/ की बात करूँ 5 गुणा 3 आपका बटे कितना होगा 7, यहाँ से बटे क्या होगा 7 आपका, क्योंकि A आपके पास है। B², उसके बाद कह रहा है 7 और 13 के तीसरे अनुपाती, 7 और 13। अब इसमें A और B अलग अलग है आपके भाई, ठीक है। 13 गुणा 13 बटे आपका क्या होगा, बटे आपका हो जाएगा सर यहाँ से A, और A है हमारा 7, ठीक है। आपसे पूछा है इनका अनुपात, चतुर्थी और तीसरे का अनुपात भाई यहाँ से, तो 5 3 15 हो जाएगा भाई, और ये कितना होगा 169। तो इस तरह से हमारा अनुपात आ रहा होगा, ठीक है। साथ साथ आपका खत्म हो जाएगा, रेशियो परफेक्ट बनेगा। तो हमारे पास जवाब कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 वर्ग मीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई आपको पता करनी होगी। बेलनाकार है, ठीक है। बेलनाकार टैंक की क्षमता की बात करें, क्षमता क्या होती है सर, उसके अंदर जब भरा जाता है, जैसे मैं बात करूंगा आपके पास में, चलिए आयतन की बात करते हैं। आप पहले निकालिए, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या जवाब रहेगा। हाँ जी, देखिए बात करूँ सर यहाँ से एक बेलनाकार टैंक की क्षमता आप लोग को दी हुई है। बेलनाकार टैंक क्या है, ये बेलनाकार की हम बात करते हैं सर। अब क्षमता क्या होती है, क्षमता होती है उसके द्वारा सर इसमें जो फिल किया जाएगा, ठीक है, ये इसकी क्षमता बन जाएगी। क्षमता जब ये फिल इसके अंदर किया जाएगा किसी शेप में, तो वो आयतन की बात करता है। तो भाई बेलन का जो आयतन है, बेलन का जो वॉल्यूम है, आप लोग जानते हैं क्या है, πr² होता है। क्या निकालना है, इसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है। ध्यान देंगे आधार जब 16 सेंटीमीटर है तो 8 हो जाएगी त्रिज्या। मतलब यहाँ ये दे रखा है, यहाँ पर जो दिया हुआ है मेरे भाई, ध्यान देंगे आप लोग, वो ये दिया हुआ है, पूरा व्यास दिया हुआ है तुम्हारा कितना 16 है। ये आप लोगों को गहराई का मतलब ऊंचे की बात करें, ये आपको निकलवाया गया है, और इसका पूरा का आयतन दिया हुआ है 5632। तो ये आधी भाई आर होगी, आधी यहाँ से वॉल्यूम 5632 बराबर पाई की बात करें तो पाई का मान आप जानते हैं 22/7। r² देखो r कितना होगा सर, यहाँ से r हो जाएगा 8 गुणा 8, और आपसे क्या पूछा है, गहराई मतलब h की बात कर रहा है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे सर यहाँ से। तो आपका यहाँ से मैं 8 से ही काट दूँ, 8 7 56, ना जाने 0, 8 चौक 32 भाई यहाँ से, ठीक है। अब इसके आगे
बात करें 8 से काट दो, 8 8 64 हो जाएगा भाई, 6 बचेगा 4 और 8 8 64 यहाँ से 22 चौक 88, 7 का मल्टीप्लाई होगा तो h बराबर आ जाएगा 28 मीटर आपका। 28 मीटर इस प्रश्न का सही जवाब आ चुका है। 28 मीटर इस प्रश्न का सही जवाब आ चुका है आपका। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ से आगे बढ़िए। एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और ऐसे वजन का उपयोग करता है जो मूल वजन से 15% कम है। उसका लाभ परसेंट आप लोगों को निकालना होगा। निकालिए लाभ जी। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग। क्या जवाब दे रहे हैं सर यहां से? एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है। ध्यान देंगे भाई, लाभ का मतलब क्या होगा। देखिए मैं बात करूं, हमने क्या किया, 100 रुपये में किसी चीज़ को 100 ग्राम चीज़ को हमने 100 रुपये में लेकर के आए। लाभ जो होता है वैसा कीमत से होता है, याद रखना कीमत से होगा। तो 12% लाभ की बात करेगा तो 12% लाभ का मतलब है 12 रुपये एक्स्ट्रा लेगा आपसे, 12 रुपये एक्स्ट्रा लेगा तो 112 रुपये में वो बेच रहा होगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद वजन की बात होगी, 15% कम दे रहा है। तो मेरे भाई 100 का 15% आप लोग निकालेंगे, 100 का 15% आप लोग निकाल रहे होंगे तो कितना बनेगा भाई 100 का 15% आप लोग बनाएंगे, 15% आपका बनेगा, 15 कम कर दीजिए भाई यहाँ से, तो कितना हो जाएगा भाई 85। और एक बात याद रखना है, हमेशा ग्राहक को जितना वज़न मिलता है वहाँ से उसका लाभ आप लोगों को निकालना होगा। तो देखिए रुपए कितने हैं सर, 112 हैं, वजन कितना है 185, कितना मिला है ग्राहक को 85 मिला है। तो लाभ की बात करें, लाभ कितना हो गया 15 और जोड़ रहे होंगे इसमें आप लोग, तो कितना हो जाएगा 15 और 12 27 आपका यहाँ से भाई, 15 और 12 आपका 27 हो जाएगा। 27 का यहाँ से प्रॉफिट है, कहाँ पर आपका 85 से मल्टीप्लाई परसेंट के लिए हम लोग 100 कर रहे होंगे आप। ठीक है, 7 और 2 9 8 5 13 आपका यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 7 5 85, 5 से काटेंगे 20 बार। ठीक है, 27 दूनी 54 बट्टे कितना होगा 17, 17 से काटेंगे आपका 17 × 51, तो ये तो कैंसिल हो ही जाएंगे भाई आपके, 17 × 51 आपका। तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास में, 2 0 उतार लेंगे तो ये भी आपका नहीं होने वाला है भाई यहाँ से। ठीक है, 17 × 1 17, तो इस तरह से इसमें आपका जवाब आएगा 31.76%। 31.76% इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 112 है। यदि एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है, एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक से आपका तेजी से प्रश्न का जवाब देंगे जी। निकालिए इस प्रश्न को, क्या आपका जवाब आने वाला है। चलिए, दो संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ का 15 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम जो है, ध्यान देंगे, ये जो कहना चाह रहा है वो कुछ इस प्रकार से है, एचसीएफ का 15 गुना है एलसीएम। तो इसका मतलब है यदि मैंने इसको एच माना है तो इसका 15 गुना, इसका 15 गुना होगा 15H। बात यहां तक क्लियर है। आगे बढ़िए, एलसीएम और एचसीएफ का योग। अब इन दोनों का योग देख लीजिए, दोनों का योग देखेंगे तो योग दे रखा 112। अब इनका योग करिए, ये हो गया 16H बराबर 112, 16 में 7 112 हो जाएगा। तो H बराबर कितना आ जाएगा सर, H बराबर आ गया हमारा 7। तो H बराबर जब 7 आया है तो HCF हमारा 7 आ गया और LCM जो हो जाएगा वो 15 गुना 7 हो जाएगा। एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, और वो क्या फॉर्मूला है सर आपका, यहाँ से बोले LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, जिसमें पहली संख्या दी गई। LCM कितना है आपका
15 गुणा 7, HCF कितना है 7, बराबर पहली संख्या दी हुई है 49, दूसरी संख्या आप लोगों को निकालनी है। बस अब आप लोग इसे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए 49 से 49 कैंसिल हो गया, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई, सीधे सीधे आपका 15 आ चुकी है। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 400 मीटर लंबी एक गोलाकार दौड़ में ए और बी एक ही समय में एक ही बिंदु से क्रम से 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की गति से शुरू करते हैं दौड़ना। एक ही दिशा में दौड़ते समय वे कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार मिलेंगे? पहली बार मिलेंगे, ट्रैक है एक आपका। तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। क्या जवाब देने वाले हैं? जी चलिए प्रश्न का जवाब देखते हैं सर। यहां से प्रश्न का जवाब देखते हैं। 400 मीटर लंबी एक गोलाकार दौड़ में, देखिए गोलाकार दौड़ है एक आपकी 400 मीटर की। ये ट्रैक आप लोगों का जो है वो 400 मीटर का है, ठीक है। 400 मीटर का ये ट्रैक है आपका भाई, 400 मीटर का ये ट्रैक आपका है, ठीक है। 400 मीटर के ट्रैक में क्या करेंगे अब आप लोग, अब यहाँ से ए और बी एक ही समय पर एक बिंदु से 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की गति से शुरू करते हैं दौड़ना। एक ही दिशा में दौड़ते समय वे कितने समय बाद, समय आपको निकालना है। तो मैं बात करूंगा सर T1 की पहले, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 400 बटे 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका कितना रहेगा 40 सेकंड। T2 की मैं बात करूं तो 400 मीटर का ही है बेटा आपका, हमारे पास स्पीड दे रखी है 16 है, तो इसे कैंसिल करिए आप लोग। 4 चौक 16, 4 से कितनी बार एक आपका यहाँ से, तो फिर 25 आपका, तो ये कितना हो जाएगा 25 सेकंड। जब आप यहाँ तक निकाल लेंगे समय को, तो बेटा जब तो निकालने के बाद एक ही बिंदु की बात करेगा तो हमेशा इसमें एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम किसका लेना है, इस टाइम का आपका। तो टाइम का एलसीएम लेने के लिए एक तरीका मैं आप लोगों को बताऊं सर एलसीएम का, कि ये आपके पास में 40 है और ये 25 है, इनका रेशियो बनाओ 5 से 8 बार और 5 से कितनी बार 25। अब इनका क्रॉस गुणा करके देख लेना, आपका एलसीएम बिल्कुल सेम आएगा। 25 में 8 ही कर लो या 40 में 5 ही कर लो, तो दोनों से कितना आएगा हमारे पास में सर, हमारे पास में आएगा आपका यहाँ से 200। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा भाई, यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आपका एलसीएम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, रेशो करके आप चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़िए। एक कपड़े की दुकान से शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा होती है। रीवा डिस्काउंट में 810 रुपये बचाना चाहता है। कितने रुपए बचा रहा है रीवा, 810 रुपये बचा रहा है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी होंगी, कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए? यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये है, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। 810 रुपये बचना चाहता है, अंकित मूल्य 540 है, तो प्रत्येक शर्ट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए? जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे रहे होंगे आप लोग। जी चलिए, कपड़े की दुकान से यदि बात करेंगे, हमेशा छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो मेरे भाई यहाँ से 540 अंकित मूल्य है, 30% की बात कर रहा है सर यहाँ से छूट को लेकर के आपका 30% की छूट। अब ये बचाने की बात कर रहा है, 30 रुपये ही बचा रहा है भाई। यहाँ से देखिए बात करूँ मैं आपका, इससे कैंसिल करेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 आपका भाई, और एक 16 हो जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ हम देख लेते हैं कि कितने रुपए बचा रहा है वो, 162 रुपये बचा रहा है। कितने रुपए बचा रहा है, 162 रुपये। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 810 रुपये बचा रहा है भाई, 810 रुपये आपका बचा रहा है। तो देखिए भाग देंगे हम, यहाँ से देखेंगे कितनी हमें खरीदनी होंगी सर। यहाँ से यहाँ 162 की वैल्यू 810 को बता रहा है, तो 16 पंजे
80 और 5 दूनी 10, तो भाई ये कितनी बार जाएगा आपका 5 बार। तो ये ध्यान रखना है, आपका जवाब कितना आने वाला है, शर्ट खरीदेगा वो बेटा 5 ऐसी शर्ट खरीदेगा, तब जाकर के इतने पैसे वो बचा पाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 10 वस्तुओं की औसत लागत 89 रुपये है। यदि एक वस्तु की कीमत 35 रुपये है तो शेष 9 वस्तुओं की औसत लागत बतानी है। बेहद आसान है, एवरेज का प्रश्न है आपका। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग। क्या जवाब देने वाले हैं? क्या जवाब देने वाले हैं, जल्दी से बताइए। हो गया जी जी, बिल्कुल सही है। आगे चलिए। 10 वस्तुओं की औसत लागत, देखिए 10 वस्तुओं की औसत लागत यदि हमारा 89 रुपये है, यदि एक वस्तु की कीमत 35 रुपये है, एक वस्तु की कीमत तो शेष 9 वस्तुओं की औसत लागत आप लोगों को निकालनी है। ठीक है, शेष 9 की आप लोगों को निकालनी होगी। एक वस्तु की बात कर रहे हैं सर, यहाँ से शेष 9 को आप निकाल दीजिए भाई। इसमें 23 से निकालिए भाई आपका। 10 वस्तुओं की लागत 89 दे रखी है। तो देखो, इसे निकालने के लिए बढ़िया आसान सर आपको यहाँ से कैसे करेंगे। 10 वस्तुओं की बात कर रहे हैं तो 10 का हमें टोटली कितना दे रखा है, देखिए हमारे पास वस्तु कितनी है 10, तो इसका दे रखा है 89 रुपये आपके पास में सर। यहाँ से जी 10 वस्तुओं का कितना दे रखा है सर आपको, देखो 89 रुपये दे रखा है। 10 वस्तुओं का औसत पूरा का पूरा 89 दे रखा है। एक वस्तु का कीमत की बात कर रहा है वो, एक वस्तु की बात कर रहा है वो 35 है सर आपका। तो शेष 9 वस्तुओं की बात कर रहेगा सर। यहाँ से शेष 9 वस्तुओं को आपको निकालना पड़ेगा। शेष 9 वस्तुओं को निकालने की बात करेंगे आपका यहाँ से भाई। क्या होगा टोटली आपका यहाँ से भाई, इसमें नहीं, एक काम करिए आप इससे निकालने के लिए। 10 वस्तुओं की औसत लागत 89 रुपये दे रखी है, तो कुल योग कितना हो जाएगा भाई आपका, 10 का टोटल कितना हो गया 890 आपका हो गया ना यहाँ से। ठीक है, एक वस्तु की कीमत दे रखी है 35 रुपये आपको। यहाँ से 35 रुपये एक वस्तु की कीमत दे रखी है। जल्दी से करेंगे भाई आप यहाँ से। चलिए भाई, तो हो गया आपका ना। तो 10 का कितना दे रखा है 89 आपका। एक वस्तु कीमत की बात कर रहे हैं भाई, एक वस्तु दे रखी है भाई, शेष 9 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ से माइनस कर देंगे। तो 9 का ही हमें निकालना है केवल। तो कितना हो जाएगा 5 ही हो गया। और यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास में 8 + 3 गए तो 5 हो जाएगा 8। कितना आएगा सर 9 है आपके पास में, 9 ने 81 आपके पास में। ठीक है, 9 पंजे 45। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 9 का शेष का 95 रुपये। बहुत ही आसान सा प्रश्न था आपका यहाँ से ये। ठीक है, आगे बढ़िए। बीमारी के कारण एक व्यक्ति का वजन एक महीने में 80 किलो से घटकर 64 किलो हो गया। तो व्यक्ति के वजन में प्रतिशत कमी आप लोगों को बतानी होगी। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ से जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। आपकी इस क्लास का तो अंतिम प्रश्न होगा आपका ये यहाँ से आज। ठीक है, जल्दी से जवाब देंगे। इस प्रश्न का जवाब क्या आ रहा है, छोटा सा प्रश्न है जी। जवाब आ चुका है आपका, बिल्कुल सही है। देखिए भाई यहाँ से 80 से आपका कितना हो गया 64। रेशो की हम बात कर ली भाई यहाँ से 16 पंजे 80, 16 चौका 64। 5 से कितना हो गया 4, तो 1 आपका कम हुआ है 5 से और मल्टीप्लाई 100। 5 से कितनी बार गया सर 20 बार आपका यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास में जवाब कितना आ गया 20%। इस प्रश्न का सही जवाब आ चुका है। 20% आपके इस प्रश्न का सही जवाब आ चुका है। और हम बात करें आगे सर जी, तो आज का ये अंतिम प्रश्न था आप लोगों का भाई आपका। तो सभी विद्यार्थी बताएंगे कि आज आपने इन 19 प्रश्नों में से, लगभग 19 ही आज के यहाँ सेट में 19 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। इसी के साथ में आज की सेवा हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।